हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में हैव वर्ब के यूजेस को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुकी है, आप लोगों ने देखा भी है। आज मैं इस लेक्चर की इस कड़ी में हम हैव वर्ब के फंक्शन और यूजेस को पढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हैव की पोजीशन और हैव की जो यूजेस है उसका यूज किस तरीके से की जाती है और इंग्लिश ग्रामर में उसका करेक्ट जो फंक्शन होती है वो क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट। इट्स फर्स्ट रूल इज, इसका जो पहला प्रयोग है, पहला यूज जो है वो है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? तो जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा टेंस। टेंस में आपने देखा होगा कि आपके 4 कैटेगरी पढ़ने होते हैं। पहला होता है सिंपल, सेकंड होता है प्रोग्रेसिव, या जिसे आप कंटिन्यूअस भी कहते हैं, राइट। एंड नंबर 3 होता है परफेक्ट। एंड नंबर 4 जो होती है वो होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो आपको इस हैव वर्ब का जो फॉर्म होती है उसका यूज केवल परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। पहली बात, इतनी बात क्लियर हो गई है तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। उसके बाद आपको एक दूसरी बात ध्यान रखनी है। वो दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि हैव वर्ब जो होती है, ठीक है, हैव वर्ब जो होती है वो हैव वर्ब का जो 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, हैज होता है, हैव होता है और हैड होता है। तो पहले तो यहाँ क्लियर मैं कर दूं कि हैज और हैव जो होती है वो प्रेजेंट में यूज किया जाता है और हैड जो होता है वो पास्ट में यूज किया जाता है, पहली बात। और जब ये यहाँ पर क्लैरिफिकेशन हो गई कि कौन प्रेजेंट में यूज़ होता है और कौन पास्ट में यूज़ होता है, तो आइए हम परफेक्ट में देखते हैं कि परफेक्ट में किस टेंस का यूज किया जाएगा। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, ठीक है, एक तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, राइट। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन ज़्यादातर यूजेस जो देखने को मिलते हैं प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में ही देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसके रूल्स को देखते हैं कि क्या है इसका स्ट्रक्चर और इसके यूजेस किस तरीके से सेंटेंस में किए जाते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर का फर्स्ट स्ट्रक्चर हम देखेंगे इन प्रेजेंट परफेक्ट में। आपके सामने स्ट्रक्चर रहा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब का 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा आप लोग से कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, बच्चे की प्रॉब्लम होती है जो एकेडमिक में पढ़ रहे होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर स्ट्रक्चर को कैसे याद रखा जाए। तो मैं इसी मोटिव को ही लेकर के आया हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप उसको समझें, रटे नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि आपको मैंने बताया क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। नाम में देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, जरा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप समझने की कोशिश कीजिए। प्रेजेंट है परफेक्ट। हमने क्या कहा, पहली बात हमने आपको बताई थी कि हैव वर्ब जो होती है वो 3 कैटेगरी में होती है, 3 टाइप का होता है, जिसमें 2 कैटेगरी में हम बांटते हैं। एक तो हो गया हैज और दूसरा हो गया हैव और तीसरा हो गया हैड।
ये दोनों जो है वो किस में यूज होता है और प्रेजेंट में यूज होता है, राइट। और हैड जो किस में यूज होता है वो पास्ट में यूज होता है। अब देखिए यहीं से तो क्लियर हो गया कि अगर परफेक्ट रहा और परफेक्ट के पहले प्रेजेंट रहा तो क्या लगाओगे, हैज हैव लगाओगे। और यदि परफेक्ट के पहले अगर पास्ट लिखा रहा तो क्या लगाओगे, हैड लगाओगे। तो कहोगे सर ये तो प्रेजेंट और पास्ट का क्लैरिफिकेशन होगा, परफेक्ट का कहाँ हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। तो चलो हम परफेक्ट का सीख लेते हैं कि परफेक्ट की क्लैरिफिकेशन क्या होगी। तो परफेक्ट जहाँ कहीं भी लिखा रहे, ठीक है, तो वहाँ पर परफेक्ट का मतलब क्या होगा, V3 होगा। V3 का मतलब क्या है, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो कहोगे कि अब दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि सर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे V3 यूज करेंगे। तो अरे बाबा सुनो ना, उसमें भी तो V3 का यूज होता ही है ना। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। ऐसे तो इसको मैं टेंस में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ भी थोड़ा समझ लो। परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब जानते होगे कि कंटिन्यूअस के लिए V4 यूज होता है, ठीक है, और परफेक्ट के लिए V3 यूज होता है, राइट। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि प्रेजेंट रहेगा तो हैज हैव और पास्ट रहेगा तो हैड, ठीक है। लेकिन परफेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, V3। लेकिन इस V3 के जगह पर आपको लिखा मिलता है बीन, राइट, लिखा मिलता है ना। तो ये बीन कहाँ से आया, बी का वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है, ये बी का वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और वहीं अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो इसको हम V4 में लिखते हैं। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, एक वर्ड में अगर बोलें तो, अगर समराइज्ड फॉर्म में अगर इसको हम देखें तो V4 लिखा हुआ है, मतलब है कंटिन्यूअस, और V3 है, डेट मीन्स है परफेक्ट। हाँ ध्यान रखना ये जरूरी है कि ये दोनों किसके बाद आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो जेरंड होगा, ठीक है, राइट। कभी भी वर्ब फोर्थ और वर्ब थर्ड अकेले नहीं आएगा सेंटेंस में, उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट आना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज की गई है। उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, खुद से बनाइए। अब बना सकते हो, अभी मैंने बतलाया, क्योंकि परफेक्ट लगा हुआ है मतलब हैव वर्ब फॉर्म आएगा। पास्ट है तो पास्ट में क्या होता है, देखो तीन ही तो होती है, हैज हैव हैड होती है। हैज हैव प्रेजेंट में यूज हो गया, बचा क्या, हैड। हैड किसके लिए हो जाएगा, पास्ट के लिए। परफेक्ट में क्या लगाते हो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस हो गया यार, अब क्या सोच रहे हो, स्ट्रक्चर को लिखो। सब्जेक्ट पहले लिखोगे, हैड बाद में लिखोगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे। इतना सिंपल तो है, इससे सिंपल और क्या हो सकती है। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसा कि आप देख सकते हो, ही हैज़ वर्कड। अब इसमें ध्यान दो, हैज़ है, वर्कड है। अब इस हैज़ वर्कड में देख लो, हैज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो काम किया जा रहा है किस टाइम में किया जा रहा है, तो प्रेजेंट में किया जा रहा है। जबकि ये क्या शो कर रहा है कि ये कौन सा टेंस है, तो परफेक्ट टेंस है। तो हो गया ना प्रेजेंट परफेक्ट। चलो दूसरा सेंटेंस भी हम देख लेते हैं। इसमें हैड गॉन है। हैड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो सेंटेंस में जो काम जो हो रहा है, वर्किंग जो हो रही है, ये एक्शन जो हो रही है वो पास्ट टाइम में हो रही है। जबकि गॉन क्या शो कर रहा है, एक्टिविटी को शो कर रहा है। और एक्टिविटी किस टाइम में हो रही है, पास्ट टाइम में हो रही है। किस वर्ब फॉर्म में, गॉन V3 फॉर्म में है। चलो हो तो गया, V3 से परफेक्ट हो गया, पास्ट से पास्ट, हैड से पास्ट हो गया, इस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात। तो पहला रूल आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया ही होगी।
उम्मीद करता हूँ कि ये रूल आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एंड सेकेंड रूल। सेकेंड रूल बहुत ही आसान है। सेकेंड रूल में कहता है हैव टू इज यूज्ड विथ इन्फिनेटिव टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन। चलिए ऑब्लिगेशन तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझती होंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है समझने वाली, वो है इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या होता है? देखिए इन्फिनेटिव वर्ड बार बार आएगा, ठीक है, इन्फिनेटिव वर्ड बार बार आएगा, इसीलिए जरा सा इसको ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर हैव टू का मतलब क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि इन्फिनेटिव का मतलब ये एक तरह का वर्ब है। पहले तो ये समझ लीजिए, एक तरह का क्या है, वर्ब है। इसके दो कैटेगरी होती है, एक इन्फिनेटिव विथ टू होता है, ठीक है, एक क्या होता है, इन्फिनेटिव विथ टू होती है, और दूसरी जो होती है वो विदाउट टू होता है, जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव ही कहते हैं। बेयर इन्फिनेटिव कहाँ आएगा? तो ये मॉडल्स के जस्ट बाद आता है। ये मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब में हम चर्चा करेंगे बेयर का, तो इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं अभी यहाँ पर, क्योंकि हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं, हैव का यूजेस पढ़ रहे हैं। तो हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कौन सा इन्फिनेटिव आता है? तो इन्फिनेटिव विथ टू आता है। पहली बात क्लियर हो गई। अब इन्फिनेटिव विथ टू का मतलब क्या है? तो इन्फिनेटिव विथ टू का मतलब ये होता है कि अगर कोई मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है और उसके पहले क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव कहेंगे। अब जब इन्फिनेटिव समझ में आ गई तो आगे ध्यान दो, इसके पहले यदि हैव वर्ब फॉर्म लगा दिए तो ये क्या शो करेगा, ऑब्लिगेशन शो करेगा। लेकिन ध्यान देनी है कि हैव वर्ब फॉर्म का मतलब यहाँ पर तीनों से मतलब है, हैव, हैज और हैड, तीनों से, ठीक है। तो अगर हैज हैव लगा रहेगा तो ऑब्लिगेशन किस में शो करेगी, प्रेजेंट टाइम में शो करेगी, जबकि हैड लगा रहेगा टू प्लस V1 के पहले तो वो पास्ट टाइम में ऑब्लिगेशन शो करेगी, ठीक है। बस इतनी सी ही बात है। यहाँ हैव टू लिखा हुआ है, इससे घबरानी नहीं है। हैव प्लस हैज या हैव लिखोगे और इसके बाद यदि टू प्लस V1 लिखोगे तो चाहे इसको इस तरीके से पढ़ो, चाहे इसको इस कैटेगरी में पूरा ले लो और इसको अलग कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैव टू हैज़ टू प्लस V1 कहो या हैव हैज़ प्लस टू प्लस V1 कहो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आइए हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या कहता है। स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब प्लस इन्फिनेटिव, जहां मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है टू प्लस V1 प्लस अदर। यहाँ एक बात समझानी बहुत ज़रूरी है कि इस हैव वर्ब का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हैव और हैज़, बस दो ही से मतलब है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा इसको, ये नहीं कि हैड भी यहाँ घुसेड़ दीजिएगा। जब घुसेड़ दीजिएगा तो घुसर जाएगा, तो घुसेड़ना नहीं है, ठीक है, बस समझना है। अब यहाँ पर देखिए कि हैव, इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आई हैव टू बी देयर बाई 5 o'clock। आप यहाँ देख सकती हो, यहाँ पर हैव है, हैव क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है। वहीं पर टू प्लस बी, बी क्या है, वो कहोगे सर बी क्या होता है? बाबू ये मेन वर्ब है, मैंने पिछले क्लास में ही बताया होगा आपको कि बी वर्ड जो है कभी कभी ये मेन वर्ब के फॉर्म में भी आता है, और अभी बताया इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है कि टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा। तो देख लो बच्चों, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, बी। कहोगे सर बी मेन वर्ब कैसे हुआ? तो आप अपने ग्रामर के बुक में, सिलेबस के बुक में जाकर देखिएगा, बी का जो वर्ब फॉर्म चलता है बीन, बीइंग,
इस तरीके से उसका वर्ब फॉर्म चलती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल ही क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है हैज़ टू मूव। हैज़ क्या शो कर रहा है? प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है। वहीं टू मूव क्या शो कर रहा है? टू प्लस मूव जो है वो V1 फॉर्म में है और ये इन्फिनेटिव विथ टू को शो कर रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेंटेंस जो है वो क्या शो कर रही है? ऑब्लिगेशन शो कर रही है। लेकिन ध्यान रखना है, ऑब्लिगेशन किस टाइम में शो कर रही है? तो वो प्रेजेंट में शो कर रही है। जब पास्ट में शो करना हो तो क्या करेंगे? हैड टू लगा देंगे, मतलब हैज की जगह क्या लग जाएगा? सिर्फ हैड लग जाएगा। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। एंड थर्ड रूल है द पास्ट फॉर्म हैड टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन इन द पास्ट। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हैड जो है वो पास्ट टाइम को शो करेगा, टू प्लस V1 जो लगा हुआ है वो ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करेगा। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि पिछले स्लाइड में आपने देखा था कि आई हैव टू बी देयर बाय 5 o'clock, वो प्रेजेंट में था बट हैड लग गया, पास्ट में हो गया। इसी तरीके से पिछले स्लाइड में आपने ये भी देखा होगा कि ही हैज टू मूव द फर्नीचर हिमसेल्फ, बट हियर हैड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ हैड, so that's why it shows it express obligation in the past. I think it is clear and easily understood by yourself, so I think let's move. And this rule is very important for you and everybody because this is the most slightly difficult for you. Why? Because here this rule said in negative and questions have to and have to are used with do does did. तो have to तो समझ में आ गई है, लेकिन do does did इसके साथ कैसे यूज होगा? तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसको क्लियर कर दूं कि आपने पढ़ा होगा सिंपल, और सिंपल में दो केसेस पढ़े होंगे। एक पहला पढ़ा होगा प्रेजेंट, ठीक है, और दूसरा पढ़ा होगा पास्ट। सिंपल के प्रेजेंट और पास्ट में आपने देखा होगा कि अगर हम इस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखें तो प्रेजेंट में क्या होती है? V1 और V5 यूज होती है, जबकि पास्ट में क्या यूज होती है? V2 यूज होती है। तो ये सभी V1, V5 और V2 क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं लगा दो, इसके पहले सब्जेक्ट लगा दो, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दो, स्ट्रक्चर तैयार होगी। लेकिन जब इसको नेगेटिव बनाते हो तो V1 के लिए क्या लिखते हो? डू, और V5 के लिए क्या लिखते हो? डज, फिर लिखते हो तुम लोग नॉट, और फिर लिखते हो वन। लिखते हो ना? देखो दो डज यूज हो गया V1 और V5 के साथ। याद रखना जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम V1 और V5 के लिए क्या यूज करते हैं? डू और डज यूज करते हैं। लेकिन अफर्मेटिव में डू और डज यूज नहीं की जाती है, जनरल रूल्स में। उसी तरीके से V2 के लिए क्या यूज की जाएगी? डिड, और जब नेगेटिव होगा तो हम क्या लगा देंगे? नॉट, और जब वर्ब का फॉर्म जो होगी वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो एक बात यहाँ से क्लियर होगी कि अगर संडाइल फॉर्म में इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगी कि V1 के लिए हम जो ग्लोरी वर्ब यूज करते हैं वो होता है डू, V2 के लिए ग्लोरी वर्ब यूज करते हैं वो होता है डज, और V3 के लिए ग्लोरी वर्ब यूज करते हैं वो होता है डिड। लेकिन इस टाइप के सेंटेंस में इन नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, तो सबसे बड़ी बहुत बड़ी जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि हैव और हैव
ये कैसे वर्ब तो चूंकि आप जानते हो कि हैव वर्ब में तीन टाइप के वर्ब हैं, हैड है ना, हैड है। अब ये तीनों वर्ब जो है, इस तीनों वर्ब को मैंने कहा था कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होता है, कभी कभी मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। यहाँ पर हैड जो लिखा गया है वो कैसे यूज हुआ है, मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। पहले भी जो 2 स्लाइड पढ़े थे वहां पर भी मेन वर्ब के रूप में हुआ था, लेकिन फर्स्ट स्लाइड में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ था। ठीक है, अब फर्स्ट स्लाइड बैक करके देख लीजिएगा वीडियो को, सेकंड और थर्ड स्लाइड भी वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। सेकंड और थर्ड में मेन वर्ब में यूज किया गया है और फर्स्ट रूल में आपको ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया गया है। अब इस मेन वर्ब का जब यूज किया गया तो इसका कोई ना कोई वर्ब फॉर्म होगा। जब वर्ब फॉर्म होगा तो हम वर्ब फॉर्म पहले देख लेते हैं कि हैव का वर्ब फॉर्म क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं हैव का वर्ब फॉर्म। तो सबसे पहला होता है V1 जिसमें होता है हैव। तो हैव जो होती है वो प्लूरल फॉर्म में होती है, V1 फॉर्म जो होती है वो प्लूरल फॉर्म में होती है। उसी तरीके से V2 और V3 की बात करें तो हैड और V3 में भी क्या होता है, हैड होता है। तीसरा अगर हम बात करें तो वर्ब 4 में हम क्या लगाते हैं, ing, डेट मीन्स हैविंग हो गया, और V5 में सिंगुलर फॉर्म यूज होता है तो हो गया हैज। आपको ध्यान क्या रखनी है, ये है V1, V2 और V5। ठीक है, जब क्लियर हो गई तो आगे बढ़ी। हाँ, क्लियर हो ही गई होगी, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। तो हैव जब यूज होगी तो चूंकि हम जानते हैं कि ये किस में यूज होता है, V1 में, मतलब निगेटिव में कैसा यूज करना है, डू प्लस नॉट यूज करनी है। उसी तरीके से हैज जो होती है वो V5 फॉर्म में होती है, तो इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज करेंगे, डज। उसी तरीके से हैड हो गया, हैड किस में यूज किया जाएगा, V2 में, तो इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, डिड करेंगे। राइट। तो जब इतनी बातें समझ में आ गई तो इतनी तो अब समझ में आने लगी होगी कि डू, डज, डिड, हैव और हैड के साथ कैसे यूज किया जाता है। तो जब हैव वर्ब फॉर्म मेन वर्ब के फॉर्म में होगा तो उसका कोई ना कोई वर्ब फॉर्म होगी, और जब वर्ब फॉर्म होगी तो जानते हो कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, मतलब V1, V5 और V2 के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू, डज, डिड का यूज किया जाता है, लेकिन अफर्मेटिव में जनरल केस में कभी भी डू, डज, डिड का यूज नहीं किया जाता है। केवल क्या यूज किया जाता है, तो V1, V5 और V2 यूज किया जाता है। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि इस सेंटेंस में हैव, हैज, हैड प्लस 2 प्लस V1 है। तो मैं बता दूं कि ये जो है वो भी ये मेन वर्ब में है। कहोगे सर क्यों मेन वर्ब में है, बिल्कुल आसान से शब्द हैं, क्योंकि इसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है और नहीं इसके बाद वर्ब है। तो कहोगे सर बाद में तो वर्ब है, V1 फॉर्म जो लिखा हुआ है। तो मैं बता दूं कि 2 प्लस V1 कभी भी वर्ब के कैटेगरी में नहीं काउंट किया जाता है। फंक्शनल वाइज इसका जो एक्शन होती है वो नॉन की तरह होती है। तो हो गया ना, ये वर्ब तो है ही नहीं, ये इसका फंक्शनल वाइज अगर देखो, फंक्शन के बेसिस पर देखो तो ये नॉन का फंक्शन कर रहा है। और यदि दूसरी बात यदि हैव, हैज, हैड यदि मेन वर्ब नहीं होता तो इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी ना, जो कि है नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। डेट मीन्स हैव, हैज, हैड यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है ही नहीं, और जब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं है तो किस वर्ब के रूप में होगा, मेन वर्ब। पहली बात क्लियर हो गई। जब क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं।
अफर्मेटिव में हमने देख लिया कि स्ट्रक्चर ये होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव कैसे बनाएंगे। निगेटिव बनाना बहुत ही आसान है। हैव को किस में लिखोगे, सब्जेक्ट को तो एज इट लिखोगे, हैव को किस में लिखोगे, चूँकि ये V1 फॉर्म में है तो V1 फॉर्म के लिए क्या लगाते हो, डू। ये V5 फॉर्म में है तो क्या लगाओगे, डज। और हैड जो है वो V2 फॉर्म में तो इसके लिए क्या लगाओगे, डिड। चूंकि निगेटिव बनाना है तो इसके बाद नॉट भी तो लगाना जरूरी है, और उसके बाद 2 + V1 एज इट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बाद में और पहले लिखे जाने ही चाहिए। तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं निगेटिव का। निगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, डोंट, डजंट, डिडंट प्लस हैव प्लस 2 + V1 लिखा हुआ है। ठीक उसी तरीके से डू, डज, डिड, क्योंकि इंट्रोगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब शुरुआत में लगती है तो डू, डज, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। ही हैड टू गो, हैड किस वर्ब फॉर्म में आती है, सेकेंड में, इसीलिए क्या लग गया निगेटिव में, डिडंट। तो देख सकते हैं ही डिडंट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, तो हैव होती है, तो ही डिडंट हैव टू गो। एंड इसका इंट्रोगेटिव हो गया डिड ही हैव टू गो, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब को फर्स्ट में रखते हैं इंट्रोगेटिव में, तो इसीलिए डिड को हमने क्या कर दिया, पहले रख दिया। उसी तरीके से हैज के सेम केस है। हैज जब लिखा हुआ है दैट मीन्स V5 फॉर्म में, और इसके लिए हम डज का यूज़ करते हैं, डज नॉट हैव टू गो। बस डज को आगे कर देना है, इंट्रोगेटिव रेडी हो जाएगा, डज ही हैव टू गो। ठीक उसी तरीके से हैव के साथ भी करनी है। हैव चूँकि V1 फॉर्म में आती है इसीलिए डू प्लस नॉट का यूज़ किया गया, और जब डू को मैंने आगे लिख दिया और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दैट मीन्स डू दे हैव टू गो, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। जब क्लियर हो गई है तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसके क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में करना क्या है, आई डू होप डैट ही विल कम। इसमें आपको वर्ब ढूंढना है। वर्ब ढूंढने के बाद आपको क्या करनी है, इसमें कैटेगराइज करनी है कि इसमें कौन सा वर्ब किस कैटेगरी का है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब का है या मेन वर्ब का है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, वर्ब पिक आउट करना है। पिक आउट करने के बाद उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करनी है कि वो ऑक्सिलरी में है या मेन वर्ब में है। जब आप कर लोगे तो आपको आंसर बिल्कुल बगल में ही मिल जाएगी, लेकिन आप पहले आंसर नहीं देखोगे। आप सबसे पहले क्या करोगे कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और उसके बाद ही आप इस आंसर को मैच करोगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दे रखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब्स। कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको ये समझने के लिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन को लिखने के बाद यदि क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते हैं तो सिर्फ इसका आंसर को कॉपी पर लिख लीजिए, उसके बाद इसको मिलान कीजिएगा। चलिए तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, आई डैश एप्रिसिएट ही जोक्स दे वेरंट फनी। अब जब फनी नहीं होगा तो क्या होगी, क्या उसे अप्रिसिएट किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो जब अप्रिसिएट नहीं किया जाना चाहिए तो मतलब निगेटिव टर्म आएगी यहाँ पर, तो हैव तो होगी नहीं, डिड होगी नहीं। और अगर हैव है तो अभी हमने पढ़ा कि हैव अगर रहेगी तो इसके बाद एप्रिसिएट वर्ड जो है वो वर्ब है, क्योंकि एप्रिसिएट का मतलब क्या होता है, मतलब प्रीज करना, प्रशंसा करना। तो वो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, जो कि है नहीं, तो इसलिए हैवंट भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डिडंट। क्यों डिडंट होगा, क्योंकि डिड नॉट के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, भी फर्स्ट फॉर्म आता है। इस वजह से फर्स्ट का क्या हो गई, डिडंट आंसर हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं आंसर। फर्स्ट का आंसर डिडंट हो गया।
सेकंड कह रहा है क्वेश्चन, आई रियली लाइक फिश बट आई डैश केयर फॉर मी। अब यहाँ पर समझना, बट जो है वो क्या बतलाता है, कंट्राडिक्शन बतलाता है। यहाँ लाइक कर रहा है तो यहाँ कोई केयर नहीं करेगा, मतलब ये पॉजिटिव टर्म है तो यहाँ इसके बाद निगेटिव टर्म आएगी। जब निगेटिव टर्म आएगी तो निगेटिव टर्म में क्या लगता है, नॉट लगता है, मतलब इज नहीं होगा, बाज नहीं होगा। अब बेयर चूज करें या डोंट चूज करें, क्या हमारा तरीका होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेंस कैसा है, प्रेजेंट है, तो पास्ट तो यूज होगा नहीं, तो इसीलिए क्या लगाएंगे, प्रेजेंट लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर जो एक सेंटेंस है तो कंजक्शन के पहले जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, कंजक्शन का पहले जो स्ट्रक्चर होगी वही स्ट्रक्चर सेम बाद में भी होगी। इसलिए पहले में लाइक है लिखा हुआ, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट में यूज किया गया है, तो बाद का सेंटेंस का जो टेंस होगा वो भी प्रेजेंट में होगी, लेकिन निगेटिव होगी। क्यों होगी निगेटिव, क्योंकि बट जो है वो क्या शो करता है, कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि पहले यदि पॉजिटिव बातें कही गई है तो बाद में क्या कही जाएगी, निगेटिव बातें। तो ये पॉजिटिव बात को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पर निगेटिव टर्म को डिस्क्राइब किया जाएगा। इसीलिए ना तो यहाँ बेरंट होगा, ना ही ईज होगा, ना ही बाज होगा, क्या होगा, डोंट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर डैश यू गोइंग व्हेन आई सॉ यू लास्ट नाइट। देखो यहाँ पर कंजक्शन है या प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन भी कर सकते हो। इसके बाद का स्ट्रक्चर देखो, सा है, इसमें V2 लगा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ है, सो V2 फॉर्म में है, डैट मीन्स इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट में होगा। तो पहले तो प्रेजेंट वाला छांट लेते हैं, इज खत्म हो गया। अब 3 बचा है तो 3 में से कौन होगा, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर देखिए V4 लगा हुआ है। V4 का मतलब पहले क्या आएगी, बी वर्ब आएगी। तो बी वर्ब जब आएगी तो बी वर्ब में कौन कौन होता है, तो यहाँ सिर्फ 2 ही दिया हुआ है, वेयर और बाज। ऐसे तो एम इज आर बाज बियर होता है, लेकिन बेयर बाज है, तो इसका मतलब डीड होगा नहीं, क्योंकि डीड है लगाएंगे तो V1 फॉर्म होनी चाहिए, जो कि है नहीं, तो डीड कैंसिल, इज कैंसिल। अब बेयर लगाएं कि वाज लगाएं, तो यू के अकॉर्डिंग क्या लगता है, वेयर लगता है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेयर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कार्ला डैश ऑलवेज वांटेड टू ट्राई स्काई डाइविंग। अब यहाँ पर देखो क्या है, ऑलवेज के बाद लिखा हुआ है वांटेड, जो कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि डजंट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता है, इज के बाद आ सकता है, लेकिन चूंकि सेंटेंस पैसिव नहीं है इसलिए इज के बाद भी नहीं आएगा। हैज़ और हैव, यहाँ पर 2 में कन्फ्यूज़न है, तो कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है। कार्ला आप जानते हो कि नाम है और नाम हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हैज होगी, ना कि हैव होगी। तो बस इस तरीके से फिल इन द फिलर का क्वेश्चन सॉल्व करनी चाहिए और समझनी चाहिए। ये कब होगी, जब आपको पोजीशन मालूम होगी, उसका फंक्शन मालूम होगा, तब आप आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन देखे जाते हैं या कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन देखे जाते हैं, उसका ये बेस क्वेश्चन है, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसी के बेस पर फिर आगे जो सेंटेंस का पैटर्न है वो थोड़ा बनाया जाता है। तो इसको यदि आप सीख लेंगे, ये टेक्निक, ये इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, हैज, जो कि बिल्कुल राइट है। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।